हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 5, जिसमें हम अपना पार्ट 3 करेंगे और उसका नाम है ऊष्मा। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। फिर क्लास नंबर 6 जो होगी उसमें आपका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में आप सब जानते हैं, मैं छोटे छोटे प्रश्न करा देती हूँ अति लघु तक। तो चलिए देखते हैं, सब बच्चों ने पाठ तो पढ़ ही लिया होगा, हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है। अच्छा, चीज़ें ठंडी हैं, गर्म है, ये सब क्या है? ऊष्मा है। ठीक है, हमें अपने चारों ओर ठंडी और गर्म वस्तुओं को देखते हैं। ठंडी वस्तुएं जैसे बर्फ़, आइसक्रीम, और गर्म वस्तुएं सूर्य, प्रेस, पानी, गर्म पानी, जलती हुई मोमबत्ती, गैस पर रखा तवा आदि। ठंडे एवं गर्म की पहचान हम कैसे करते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। हमारा जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसके माध्यम से करते हैं। हमें कैसे पता चलता है? जैसे हमने गरम गरम कटोरी को छू लिया, हे भगवान, ये तो गर्म है, तो हमें कैसे पता चला? हमारे माइंड ने हमें बताया कि ये गर्म है। ठीक है, हमारी खाल जल गई, स्किन जल गई। ठीक है, तो कुछ पदार्थ ऊष्मा का परिवहन नहीं कर पाते, उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं। जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी। रबड़ को कोई फ़र्क पड़ेगा ठंडी है गर्म में? नहीं। प्लास्टिक ठंडी है गर्म में, लकड़ी ठंडी है गर्म में, नहीं पता आपको। तो ये जो जिनका पता नहीं चलता वो क्या होते हैं? ऊष्मारोधी। ठीक है, और कुछ पदार्थ ऊष्मा का परिवहन करते हैं, वो ऊष्मा के चालक कहलाते हैं। जैसे धातुएं, जैसे सोना, चांदी, इनको गर्म करते हैं तो ये पिघल जाती हैं, इनको फ़र्क पड़ता है। ठीक है, या ठंड के दिनों में आप गहरे रंग के मोटे कपड़े पहनते हैं और गर्मी के दिनों में हल्के और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्यों? गर्मी लगने के कारण या ठंड लगने के कारण। ठीक है, दिए गए आकृतियों का अवलोकन कर ऊपर दिए गए चित्र में वैसा ही लिखिए और सोचो कि इनमें से कौन सी वस्तु गर्म और कौन सी ठंडी है। अच्छा, आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसी है? ठंडी, तो आप इसमें ठंडी लिखेंगे। सूर्य, सूर्य कैसा है? गर्म, तो आप यहाँ गर्म लिखेंगे। फिर ये गर्म पानी, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? गर्म पानी कैसा होता है? गर्म। ऐसा कहाँ? ये रहा प्रेस, प्रेस कैसी होती है? गर्म। ये वाला जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती भी गर्म होती है। गैस पर रखा तवा, ये भी गर्म होता है। ये बर्फ़, बर्फ़ कैसी होती है? ठंडी, तो यहाँ ठंडी लिखेंगे। इसके आधार पर हमें इसमें लिखना था। ठीक है, चलिए ऊपर दिए विश्लेषण से चर्चा करके लिखो कि वस्तुएं गर्म व ठंडी क्यों लगती हैं। अभी बेटा मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया, हमें ठंडी क्यों लगती हैं? ऊष्मा व ताप के कारण, ऊष्मा के कारण। ठीक है, चलिए अब हम अपना सीधे प्रश्नों पर चलते हैं, सही विकल्प देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आप बर्फ के एक टुकड़े को गर्म पानी के गिलास में डाल दीजिए। निम्न में से ऊष्मा प्रवाह की सही दिशा को दर्शाता है। ऊष्मा की दिशा बतानी है हमें। तो बेटा पानी गर्म है और गर्म में ज़्यादा ऊष्मा होगी तो पानी से बर्फ़ के टुकड़े की ओर। ठीक है, बर्फ़ से पानी की ओर नहीं, पानी से बर्फ़ की टुकड़े की ओर ऊष्मा ज़्यादा प्रवाहित होगी। विकल्प बी आपका सही है। दूसरा देखिए, कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार है। कुत्ते का तापमान इतना है, भेड़ का इतना, खरगोश का इतना, और जो अब उनका तापमान है वो इतना है। मतलब कुत्ते का तो घट गया है, भेड़ का और खरगोश का बढ़ गया है। तो ये पूछ रहा है थर्मामीटर रीडिंग के अनुसार वर्तमान ताप दिया है, बताइए इनमें से किसको बुखार है। तो बेटा जिसका तापमान बढ़ गया है उसको बुखार है। ताप बढ़ेगा तो शरीर की गर्मी बढ़ेगी, तो बुखार तभी तो बढ़ेगा। तो भेड़ और खरगोश का तापमान बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। भेड़ का पहले 103 था, 104 हो गया। खरगोश का 104 था, 107 हो गया। तो विकल्प सी आपका सही है। ठीक है, प्रश्न 3 देखिए, बूझो ने मेले में दुकान से बर्फ का गोला खरीद कर लाया। उसके बाद वह कुछ और गोले खरीद कर 2-3 घंटे बाद खाने के लिए लाया। मतलब एक तो खा लिया, फिर और लेके आया, फिर सोच रहा है इसे 2-3 घंटे बाद खाऊंगा। अब बर्फ का गोला तेजी से पिघलने लगा। अभी वो तो पिघलेगा, तो बर्फ के गोले को पिघलने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? सूती साड़ी से लपेट कर रखना चाहिए? नहीं। रजाई, रजाई का क्या मतलब है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे फिर तो और ख़राब हो जाएगा। तो बेटा जूट के कपड़े से लपेट कर रखना चाहिए। ठीक है,
आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 4 पर। एक प्रयोग में छात्र बर्फ का एक टुकड़ा धातु की प्लेट पर रखता है। मान लो स्टील की प्लेट पर मैंने एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया और दूसरा बर्फ का टुकड़ा मैंने लकड़ी की प्लेट पर रख दिया। तो कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा टुकड़ा लकड़ी की प्लेट की अपेक्षा जल्दी पिघल गया। मतलब स्टील की प्लेट का जल्दी पिघल गया। क्यों? क्योंकि बेटा ये ऊष्मा की चालक है, इसलिए इसको फर्क पड़ता है ऊष्मा का। प्लेट को, आप प्लेट को गैस पे रख दो तो वो गर्म हो जाएगी। लकड़ी को कोई फर्क पड़ेगा? लकड़ी तो सीधी जल के राख हो जाएगी। ठीक है, तो जो ऊष्मा का चालक है उस पर फर्क पड़ेगा। तो आप विकल्प ए सही है। धातु जो है मतलब कि प्लेट स्टील की लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। थल समीर। थल समीर मतलब समुद्र की ओर से आने वाली वायु। समुद्र की ओर से जो वायु आ रही है वो क्या है आपकी? थल समीर। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। बी ऑप्शन आएगा इसमें, बी वाला। माफ़ी चाहती हूँ। थल, थल का मतलब जमीन। तो जो जमीन से जा रही है वो आपकी थल समीर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। समुद्र की ओर लौटने वाली वायु को थल समीर कहते हैं। ठीक है, जो समुद्र की ओर जा रही है। ठीक है, और समुद्री समीर जो जमीन की ओर आ रही है समुद्र से। ठीक है, याद रखेंगे। थल का मतलब जो थल से जा रही है, और समुद्र मतलब जो समुद्र से जा रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कितनी होती है बेटा? 35 से 42। मनुष्य का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस या सेंटीग्रेड। खाली स्थानों पर चलते हैं अब। ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। दूसरा, रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है? ऊष्मा के कुचालक हैं, मतलब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन के समय थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। अगला देखिए। समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं, जो समुद्र से इधर को आ रही है। ठीक है, अगला देखिए। सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? विकिरण। जो सूर्य से हम तक ऊष्मा आती है, जो उसकी किरणें होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विकिरण। ठीक है, अति लघु प्रश्न देखिए। चलिए बेटा आगे चलते हैं। 1 मिनट। समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं, जो समुद्र की ओर से आ रही है। और ये विकल्प क्या है आपका? कहाँ गया? ये रहा। समुद्र की ओर से आ रही है तो समुद्री समीर, और जो थल की ओर से आ रही है वो थल समीर। फिर मतलब कि विकल्प ए ही सही है। मुझे ही कन्फ्यूज़न हो गया था काफ़ी, माफ़ी चाहती हूँ। बहुत कन्फ्यूज़न इन दोनों प्रश्न में। ए वाला ही आपका सही है। ठीक है, जो समुद्र की ओर से आ रही है वो थल समीर, और जो समुद्र की ओर को जा रही है वो समुद्री समीर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये इसको खाली स्थान को देखकर थोड़ा समझ आया था। अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्न पर। प्रश्न 2। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते, मतलब जिनमें ऊष्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऊष्मा नहीं आती ना ही जाती है, तो उसे परिभाषित करके उदाहरण लिखना है। तो ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उन्हें हम ऊष्मारोधी कहते हैं। मतलब वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जैसे रबड़, लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, इन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इनमें करंट आता है? नहीं आता। क्या इन्हें गैस पे रख दोगे आप तो क्या गर्म हो जाएंगे? गर्म तो हो जाएंगे, लेकिन वही हिस्सा गर्म होगा जो जो हमने रखा है। अभी आप जैसे आपने एक भगोनी ली, अब यहाँ आग यहाँ तक जल रही है, गैस पे रखी, तो ये आग जल रही है, तो क्या भगोनी सिर्फ यहीं तक गर्म होगी? नहीं, पूरे में गर्म हो जाएगी। मतलब उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, ऊष्मा पूरे में घूम रही है उसमें। ठीक है, ऐसा इन सब के साथ नहीं होता है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। आपके आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की चालक और कुचालक वस्तुओं के नाम। ऊष्मा की चालक जो गर्म हो जाती हैं, जैसे लोहा, तांबा,
एल्यूमिनियम, स्टील, ये सब क्या है, ऊष्मा के चालक हैं। कुचालक जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, रबड़, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न 4, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है? हाँ, पारा मतलब मरकरी धातु। ठीक है, यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? हाँ, पारा की जगह आप डिजिटल सेंसर या अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि पारा पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर अब अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? अब एक बात बताओ, जो थर्मामीटर होता है उसकी रेंज क्या होती है? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, और बर्फ़ का तापमान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ठंड लगती है, जैसे दिसंबर में ठंड आ गई तो तापमान कितना रहता है? 8, 7, 5, 4 भी पहुंच जाता है, और जब 0 पहुंच गया ना तो समझने लग जाओ बर्फ़ गिरने लग जाएगी यहीं पे ही। ठीक है, तो बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और थर्मामीटर का आपका 35 से 42 तक होता है, तो हम नहीं माप सकते। ठीक है, बर्फ़ का तापमान। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 6 पर। आज का लास्ट प्रश्न है, यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकोट के वस्त्र पहने तो क्या होगा? अगर हम ऊनी कपड़े ना पहने और टेरिकोट के कपड़े पहन लें हल्के से, तो हवा जल्दी घुस जाएगी अंदर हमारे शरीर में और हमें ठंड लगेगी। क्या होगा अगर हम टेरिकोट के कपड़े पहने? तो हमें अधिक ठंड लगेगी। ऊनी कपड़े क्या हैं? हवा को रोकते हैं। ऊनी कपड़े हमारे अंदर गर्मी बनाए रखते हैं। ठीक है, यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो हमें अधिक ठंड लगेगी। सिंपल हो गए सबके प्रश्न। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। और जाने से पहले बेटा वीडियो को एक बार हाइप ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके एक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।